इस रोमांचक एपिसोड में हम देखने वाले हैं स्वर्ण आत्मा ध्वज की प्रचंड शक्ति, जहां लियू मेई के साथ दूसरी मुठभेड़ पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्या इस बार भी वो पहले की तरह हावी रहेगा या कोई नया मोड़ इस लड़ाई को अप्रत्याशित दिशा में मोड़ देगा? इसके साथ ही मुख्य युद्ध आत्मा की असली ताकत सामने आने वाली है, जो इस टकराव को और भी जबरदस्त बना देगी। तो बिना किसी देरी के चलो एपिसोड शुरू करते हैं। प्राचीन आत्मा प्रतिबंध दुर्लभ और अत्यधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि इनमें आत्मा को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सामान्य प्रतिबंधों के विपरीत, जो निर्जीव वस्तुओं की तरह होते थे, आत्मा प्रतिबंध एक जीवित संरचना थी। वांग लिन इस प्रतिबंध की जांच करने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, काले कोहरे से भूतिया आंखें प्रकट हुईं और भयंकर चीख सुनाई दी, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। उसने अनुमान लगाया कि भीतर कोई मूल्यवान खजाना होगा। उसने अपनी शक्ति से कोहरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भूतिया आंखें क्रोधित हो गईं और एक और शक्तिशाली दहाड़ सुनाई दी। इस दहाड़ से उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची, जिससे वह दर्द में पीछे हटने को मजबूर हो गया। वांग लिन के सामने काला कोहरा तेजी से सिमटकर एक जानवर का रूप ले लेता है। यह जानवर एक छोटे सुनहरे झंडे से जुड़ा होता है, जिससे कोहरा निकल रहा था। जानवर वांग लिन पर हमला करता है, लेकिन वह बच निकलता है। जानवर गुस्से में दहाड़ता है, मगर एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। अंततः वह वापस झंडे में समा जाता है। वांग लिन समझता है कि यह जानवर किलिन जैसा है, लेकिन असली किलिन नहीं। वह अनुमान लगाता है कि यह झंडा आत्मा शोधन संप्रदाय का कोई शक्तिशाली खजाना है, जिसमें आत्माएं कैद हैं। वह यह भी महसूस करता है कि इस जानवर की शक्ति एक प्रारंभिक आत्मा निर्माण साधक के बराबर है और फिलहाल उसे पकड़ने का सही समय नहीं है। इसके बाद वांग लिन लियू मेई और सुजाकू के इरादों को लेकर संशय में पड़ जाता है। वह उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाता और इस उलझन से बाहर निकलने का विचार करता है। अंत में वह तय करता है कि सुजाकू को छोड़कर तियान युनजी को खोजने जाएगा और इस परेशानी से दूर हो जाएगा। समय तेजी से बीत गया और वांग लिन की गुफा के आसपास का इलाका पूरी तरह बदल गया। पहले वहां जंगली घास और पत्थर थे, लेकिन अब सुगंधित फूल, चिकने पत्थर और एक सुंदर तालाब था, जिससे यह जगह परीलोक जैसी लगने लगी। शू यून और लियू वेई वहां बैठे बातें कर रहे थे। लियू वेई चिंतित थी कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कियान म्यू को यह बदलाव पसंद आएगा या नहीं, लेकिन शू यून ने उसे आश्वस्त किया कि हर कोई सुंदर वातावरण पसंद करता है। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कियान म्यू की प्रतिष्ठा फैलाकर अपना जीवन आसान बना लिया है और खेती के लिए आत्माएं इकट्ठा करने में सफलता पाई है। हालांकि लियू वेई को डर था कि अगर कियान म्यू को यह सब पता चला तो वह गुस्सा हो सकता है। तभी अचानक पहाड़ की चोटी से लाल रोशनी चमकी और गुफा के प्रवेश द्वार के पास एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई किंग म्यू, मैं गोडोंग जियान हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम बात कर सकते हैं। जू यून ने उसे बताया कि किंग म्यू अब भी साधना में है और वापस जाने को कहा। वांग लिन और गोडोंग जियान के बीच टकराव को दर्शाती है। गोडोंग जियान जू यून और लियू वेई से पूछता है कि क्या वे किंग म्यू की रखैले हैं। जू यून इसकी पुष्टि करती है, लेकिन गोडोंग को उन पर विश्वास नहीं होता और वह गुफा पर हमला कर देता है। गुफा से निकलते ही वांग लिन अपने आत्मा ध्वज की ताकत दिखाता है, जिससे गोडोंग जियान पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। गोडोंग जियान भी आत्मा ध्वज का उपयोग करता है, लेकिन वांग लिन अपने शक्तिशाली भंवर मंत्र से अधिकांश आत्माओं को निगल लेता है। केवल एक नवजात आत्मा स्तर का टुकड़ा बचता है, जिसे वांग लिन पकड़ लेता है। वांग लिन पूछता है कि यह आत्मा टुकड़ा गोडोंग को कहां से मिला। गोडोंग स्वीकार करता है कि उसने इसे आत्मा निकालने वाले पर्वत से आत्मा ध्वज उत्पादन मैनुअल के बदले प्राप्त किया था। साथ ही वह वांग लिन को आत्मा भंवर में महारत हासिल करने पर बधाई देता है। बंद दरवाजे की साधना के 3 महीनों में वांग लिन आत्मा शिरा की मदद से नवजात आत्मा चरण से आगे बढ़ सका
अब उसे केवल अपनी मूल आत्मा को सुधारना था, जिससे उसका साधना स्तर आत्मा निर्माण चरण पर लौट आता। इस दौरान उसके चेहरे पर चाय के केवल 3 निशान बचे थे और सुनताई की सील टूटने के करीब थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने पाया कि संपूर्ण आत्मा शोधन संप्रदाय किसी अदृश्य चीज से ढका हुआ था, जो कभी कभी आत्मा के टुकड़े छोड़ती थी। इन टुकड़ों के लिए विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपस में संघर्ष करती थी और वे पूरे आत्मा शोधन पर्वत पर बिखरे होते थे। वांग लिन ने आत्मा ध्वज पुस्तिका का अध्ययन कर आत्मा ध्वज को परिष्कृत करने की 3 विधियां समझी। आत्मा शोधन, जिसमें आत्मा के टुकड़ों को ध्वज में बंद कर उनकी शक्ति बढ़ाई जाती थी। आत्मा निष्कर्षण, जिसमें जीवित व्यक्ति की आत्मा निकालकर ध्वज में सील की जाती थी। और आत्मा सीलिंग, जिसे लेकर वांग लिन थोड़ा भ्रमित था। आत्मा ध्वज की शक्ति उसमें बंद आत्माओं की संख्या पर निर्भर थी। 10 और 100 आत्माओं वाले ध्वज आम थे, लेकिन जब ध्वज में 1000 आत्माएं होती थीं, तो वह विशेष मंत्रों का उपयोग कर बहुत शक्तिशाली बन जाता था। 1000 आत्मा वाला सोल फ्लैग बनाने के लिए एक प्राथमिक आत्मा की आवश्यकता होती है, जो अन्य सभी आत्माओं से अधिक शक्तिशाली हो। इस कारण से 1000 आत्मा वाले सोल फ्लैग दुर्लभ होते हैं। वांग लिन ने 3 महीनों में आत्मा के टुकड़े एकत्र किए और पाया कि वे आत्मा ध्वज द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। उसने एक नवजात आत्मा को अपनी प्राथमिक आत्मा के रूप में चुना। आत्मा शोधन संप्रदाय आत्माओं को झंडों में सील करने की तकनीक का उपयोग करता था। आत्मा ध्वज मैनुअल में 3 मुख्य तकनीकें थीं। संघनित, कंडेंस, जिससे आत्माओं को आत्मा ध्वज में संग्रहित किया जा सकता था। आत्मा भंवर, जो बड़ी संख्या में आत्माओं को अवशोषित कर सकता था और शक्तिशाली था। और रक्त बलिदान, जिससे आत्मा ध्वज की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। आत्मा शोधन संप्रदाय की शक्ति का एक बड़ा कारण यही उन्नत तकनीकें थी। जियान के आत्मा के टुकड़े चुरा लिए। डोडोंग जियान, जिसने इन्हें इकट्ठा करने में वर्षों लगाए थे, हार मानकर चला गया। वांग लिन ने पकड़ी गई नवजात आत्मा को अपने आत्मा ध्वज में डाल दिया, जहां वह अन्य आत्माओं से लड़ने लगी। शू यून और लियू वेई, जो पहले आत्मविश्वास से भरे थे, अब डर गए थे। उन्होंने वांग लिन से वहां रहने देने की विनती की, लेकिन वांग लिन ने ठंडी नजर से मना कर दिया। डर से लियू वेई रोने लगी। वह पहले एक बाहरी शिष्य थी, लेकिन अपनी मेहनत से आंतरिक संप्रदाय में आई, जहां उसे उम्मीद से अलग एक क्रूर दुनिया मिली। वांग लिन ने उन्हें बाहर फेंकने ही वाला था कि अचानक उसने आसमान की ओर देखा, मानो कुछ अप्रत्याशित घटने वाला हो। वांग लिन के सामने हरे रंग की परी जैसी आकृति प्रकट होती है, जो लियू मेई निकली। वह वांग लिन को बताती है कि उसके गुरु जुकेजी सुजाकू के सबसे शक्तिशाली साधक हैं और उसे सुजाकू ग्रह छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वांग लिन को अचानक एहसास होता है कि रेड बटरफ्लाई की मृत्यु केवल एक साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक गहरी साजिश थी। लियू मेई पुष्टि करती है कि उसे उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने मार डाला। लियू मेई भीतर से निर्दयी थी, लेकिन उसने भावनाओं का दिखावा करके वांग लिन को धोखा देने की कोशिश की। वांग लिन को तब समझ आता है कि उसकी उपस्थिति हमेशा उसे अजीब क्यों लगती थी। वह वास्तव में अपनी असली प्रकृति छिपा रही थी। वांग लिन लियू मेई की साधना को नहीं समझ सका, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका साधना स्तर उससे अधिक होना चाहिए। वह सोचने लगा कि लियू मेई का उसके प्रति व्यवहार भावनाओं और निर्दयता का मिश्रण था, जिससे उसके इरादों पर संदेह हुआ। इसके बाद वह अपनी गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और अपनी मूल आत्मा को पुनः प्राप्त करने के बारे में सोचा। इसके लिए उसे अधिक आध्यात्मिक दबाव की आवश्यकता थी, जिससे वह आत्मा शोधन पर्वत की गहराइयों में चला गया। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव को महसूस करते हुए उसने इसे अवशोषित करने के बजाय अपनी मूल आत्मा को सुधारने के लिए उपयोग किया। इस दौरान जू यून और लियू वेई जब होश में आए, तो उन्होंने खुद को गुफा की सीमा के भीतर पाया और वहीं एक छोटी गुफा बनाकर साधना में लीन हो गए।
वांग लिन अपनी मूल आत्मा को संघनित कर रहा था जब उसने सुनहरे आत्मा ध्वज पर ध्यान दिया। जैसे ही उसने अपनी दिव्य भावना फैलाई, झंडे के पास एक किलिन प्रकट हुआ और दहाड़ने लगा। इसी समय आत्मा शोधन पर्वत के प्रमुख बुजुर्ग वहां आए, जो झंडे को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किलिन ने उनका उपहास किया और हमला नहीं किया। गुस्से में बूढ़े आदमी ने अपना झंडा निकाला और 10,000 आत्माओं को किलिन पर छोड़ दिया। हालांकि किलिन डरा नहीं, बल्कि आत्माओं को पागलों की तरह खाने लगा, जिससे वह और शक्तिशाली होता गया। यह पहली बार नहीं था जब बूढ़े आदमी ने यह दृश्य देखा था, इसलिए वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति जो आत्माओं को परिष्कृत करने में माहिर था, 10,000 आत्मा वाले ध्वज का उपयोग करके एक शक्तिशाली किलिन से लड़ रहा था। उसने रक्त बलिदान तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे भस्म की गई आत्माएं पुनर्जीवित होकर किलिन के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हालांकि किलिन ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और अपने सुनहरे झंडे से काली गैस निकालकर एक और राक्षसी जानवर बना लिया, जो बिल्कुल उसी के जैसा था। वृद्ध व्यक्ति का चेहरा बिगड़ गया क्योंकि पिछली लड़ाई में भी वह इस दूसरे किलिन के कारण पीछे हटने पर मजबूर हुआ था। इस बार उसने सोल सीलिंग बेल का उपयोग किया, जिसे उसने एक दुर्लभ खजाने के बदले में प्राप्त किया था। घंटी की ध्वनि से एक सींग वाला मानवाकार राक्षस प्रकट हुआ और किलिन पर हमला करने लगा। लेकिन तभी झंडे से और अधिक काली गैस निकली और एक तीसरा किलिन प्रकट हो गया। तीसरे किलिन को देखकर वृद्ध व्यक्ति निराश हो गया, क्योंकि उसने पहले सिर्फ एक किलिन के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाई थी, लेकिन अब 3 किलिनों का सामना करना पड़ रहा था। वांग लिन ने पहले 2 किलिनों का सामना किया और हार गया। तीसरी यात्रा में उसने घंटी पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब उसे पता चला कि वहां एक तीसरा किलिन भी था। उसने सोचा कि इसी तरह आगे और भी किलिन होंगे, इसलिए कोई भी झंडे को हटा नहीं सका। तभी अचानक एक शक्तिशाली दिव्य भावना प्रकट हुई, जिससे बूढ़ा व्यक्ति वू दाव की भयभीत हो गया। उसने अनुमान लगाया कि यह कोई आत्मा निर्माण पूर्वज होगा। इस बीच तीसरा किलिन काली रोशनी में फंस गया और मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर शून्य से एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जिससे 3 और किलिन सामने आ गए। हाथ ने एक किलिन को तुरंत नष्ट कर दिया, जबकि बाकी 2 लड़ने लगे। इसी दौरान दिव्य शक्ति से एक काले भाले का निर्माण हुआ, जिसने किलिनों पर हमला किया। वांग लिन, जो पहले नवजात आत्मा स्तर पर था, अब आत्मा निर्माण चरण में पहुंच चुका था। उसने देखा कि सुनहरा आत्मा ध्वज हिल रहा था और उसकी असली प्राथमिक आत्मा सामने आई, एक शक्तिशाली सुनहरा किलिन। बाकी सभी किलिन उसके सामने कमजोर साबित हुए और टूटकर आत्मा टुकड़ों में बिखर गए। इस दौरान वू दाओकी को झटका लगा और वह बेहोश हो गया। वांग लिन ने उसकी आत्मा ध्वज और बैंगनी लकड़ी की घंटी अपने नियंत्रण में ले ली। जैसे ही सुनहरी आभा ने आत्मा टुकड़ों को अवशोषित किया, एक असली सुनहरा किलिन प्रकट हुआ, जिससे पूरा आत्मा शोधन पर्वत हिल उठा। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। यदि आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।